आईटीआई स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम अमरेश है और हम लोग इस वीडियो में आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल विषय के अंतर्गत इंग्लिश ग्रामर के बारे में जानेंगे। यह वीडियो आईटीआई सिलेबस के अनुसार बनाया गया है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एग्जाम में कई क्वेश्चन ग्रामर पोर्शन से आते हैं, तो सब लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें ताकि आप लोग ग्रामर का पूरा सिलेबस कवर कर सकें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट वीडियो न्यूज व अपडेट पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सेंटेंस यानी कि वाक्य के बारे में जानेंगे। सेंटेंस हमारा क्या होता है? वी यूज लैंग्वेज टू एक्सचेंज मैसेज विद अदर्स, यानी कि हम लोग एक दूसरे से बातचीत करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। एवरी लैंग्वेज प्रोवाइड्स द यूजेज ऑफ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स टू कम्युनिकेट। हर भाषा में कुछ ना कुछ वाक्य होते हैं जिनके माध्यम से हम लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं। Such collection of words that communicate a complete message is known as sentence, यानी कि शब्दों का एक समूह जिसका कोई अर्थ निकले, जिसका कोई भाव हो, उसे हम सेंटेंस या वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए लेते हैं, जैसे राम इज गोइंग टू लखनऊ। राम जो है लखनऊ जा रहा है, तो इस सेंटेंस का एक मतलब निकल रहा है कि राम जो है लखनऊ जा रहा है। वाक्य के कुछ और उदाहरण देखते हैं, जैसे ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। माई फादर इज ए टीचर, मेरे पिताजी अध्यापक हैं। आई एम रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। माई मदर इज कुकिंग फूड, मेरी माँ भोजन पका रही है। तो ये सारे जो हैं हमारे वाक्य यानी कि सेंटेंस के उदाहरण हैं, जो कि शब्दों के समूह है जिनका कुछ भाव है, यानी जिनकी कुछ मीनिंग निकल रही है। सेंटेंस यानी कि वाक्य हमारे चार प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, जिनको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, यानी कि कथनात्मक वाक्य। दूसरा हमारा प्रकार है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंसेज, आज्ञा सूचक वाक्य। चौथा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज, विस्मय बोधक वाक्य। ये हमारे सेंटेंस के प्रकार होते हैं। सेंटेंस यानी कि वाक्य के प्रकार के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब हम उनके उदाहरण के साथ जो उनके चिन्ह होते हैं उसके बारे में जानते हैं। डिक्लेरेटिव यानी कि कथनात्मक वाक्य जो होते हैं, टेलिंग सेंटेंस, इनकी डिफिनीशन है टेलिंग सेंटेंस, यानी किसी भी कथन को बताते हैं। इनको जो है फुल स्टॉप से डिनोट करते हैं, ऐसे बिंदी लगा रहता है। आई वेंट टू द गेम विद माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ गेम खेलने गया। तो ये जो है एक बता रहा है, कथन कह रहा है, इसलिए इसमें जो है ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। अगला होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं। आस्किंग सेंटेंस, यानी कुछ चीज पूछना, ये जो है हमारा क्वेश्चन मार्क से जो है डिनोट होता है। वेयर आर यू गोइंग ऑन वेकेशन, छुट्टियों में तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस, कमांडिंग सेंटेंस, ये हमारे आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं, मतलब किसी को हम कुछ आदेश दे रहे हैं कि तुम ये काम करो। ये जो है ये भी हमारा फुल स्टॉप से डिनोट होते हैं। जैसे हमारा क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो, तो हम किसी को आदेश दे रहे हैं, तो ये हमारा होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। अगला है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यानी कि विस्मय बोधक वाक्य, आश्चर्य प्रकट करना। ऐसे वाक्य जिनको सुन के आश्चर्य प्रकट होता है वो हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज होते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को व्यक्त करने के लिए इस तरह के सिंबल का हम लोग प्रयोग करते हैं। व्हाट ए ब्यूटीफुल डे इट इज, कितना सुंदर दिन है आज। तो ये जो है एक आश्चर्य प्रकट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये वाला सिंबल लगा के फुल स्टॉप करते हैं। सिंगुलर एंड प्लूरल, यानी कि एक वचन और बहुवचन, जहां पे केवल एक पर्सन, प्लेस या किसी वस्तु की बात होती है वो हमारा होता है एक वचन। और जहां पे मोर देन वन पर्सन, यानी कि एक से अधिक व्यक्ति की, एक से अधिक वस्तुओं की बात होती है, वो हमारा होता है प्लूरल। अब सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनते हैं वो हम अभी आगे जानेंगे। तो हमारा एक वचन होता है जहां पे एक व्यक्ति की बात होती है, और बहुवचन होता है जहां पे एक से अधिक व्यक्ति की बात होती है। सिंगुलर और प्लूरल को एग्जाम्पल से समझते हैं। द पर्सन स्पीकिंग, मतलब कोई आदमी बोल रहा है। अगर मैं बोल रहा हूं तो ये हमारा सिंगुलर है। प्लूरल मतलब हो गया बी, मतलब हम सब लोग बोल रहे हैं। अगला है द पर्सन स्पोकन टू, मतलब किससे बात कर रहा है। अगर यहाँ पे एक आदमी दूसरे आदमी से बात कर रहा है, अगर एक ही से बात कर रहा है तो ये हमारा सिंगुलर हो गया। कई लोगों से बात कर रहा है तो प्लूरल हो गया, यानी कि बहुवचन हो गया। इसी तरह
तीसरा उदाहरण हम देखते हैं, द पर्सन आर थिंग्स बीन स्पोकन अबाउट, मतलब किसके बारे में बातचीत कर रहा है। तो यहाँ पे लड़के के बारे में बोल रहा है, लड़की के बारे में बोल रहा है, इसके बारे में बोल रहा है, या इन सब के बारे में बोल रहा है। तो जो हमारा सिर्फ एक एक के बारे में बात कर रहा है वो हमारा सिंगुलर है, और जो कई चीजों के बारे में बात कर रहा है वो हमारा प्लूरल है। तो ये हमारा सिंगुलर और प्लूरल का उदाहरण हुआ। एक और उदाहरण से हम लोग सिंगुलर और प्लूरल के बारे में बात करते हैं। जैसे यह हैमर है, यह रेंच है, ये सब हमारा सिंगुलर हो गया। यहाँ पे टूल रखे हुए हैं, हमारा प्लूरल है। यहाँ पे कई टूल रखे हो सकते हैं, यहाँ भी टूल रखे हुए हैं, तो ये भी हमारा प्लूरल है। हम बी जो है ये हमारा प्लूरल है, ये कई लोगों के बारे में बात करता है, हम सब लोग ऐसे टाइप का। ही, सी, आई, यू, ये सब एक एक व्यक्ति के बारे में बात करता है। या इट यानी कोई वस्तु है, हमारा एक वचन। सिंगुलर से प्लूरल जो है कैसे बनते हैं, यानी कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं। तो कुछ इंग्लिश शब्दों में सिर्फ एस लगाने से वो जो है सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। कुछ वर्ड जिनके अंत में एस, एक्स, एस एच या सी एच होता है, उनके लास्ट में ई एस जोड़ने से वो प्लूरल बन जाता है। जहां पे वाई लास्ट में होता है उनका प्लूरल बनाने के लिए आई ई एस का प्रयोग करते हैं। और कुछ वस्तुओं में सिंगुलर और प्लूरल जो है कुछ शब्दों में एक जैसे होते हैं। जैसे देखते हैं, जैसे हमारा गर्ल है, गर्ल माने होता है लड़की, गर्ल्स माने होता है लड़कियां, तो यहाँ पे केवल एस लगा दिया। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट्स माने बहुत सारी वस्तुएं रखी हैं, तो इस तरह यहाँ पे सिर्फ जो है एस लगाने से ये सिंगुलर से प्लूरल बन गया। आगे देखते हैं, जैसे हमारा लेंस हो गया, जो ग्लास यूज करते हैं लेंस, लेंसेज बहुवचन हो गया इसका, तो लेंसेज में ई एस लगाया गया है। इसी तरह बॉक्स, बॉक्स का बॉक्सेज है, इसमें ई एस लगाया गया है। ब्रश, ब्रश का ब्रशेज हो गया, तो यहाँ पे ई एस लगा के जो है बहुवचन बनाया गया है। यहाँ पे देखते हैं जैसे लेडी, लेडी माने औरत होती है, लेडीज माने औरतें होती हैं, तो यहाँ पे आई ई एस लगा हुआ। इसी तरह बॉडी, बॉडी माने शरीर होता है, बॉडीज बहुत सारे लोग की शरीर। कैरी, कैरी माने मतलब लेके जाना, कैरीज माने बहुत सारे चीजों को उठा के ले जाना। तो ये इस तरह जो है हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। कुछ चीजों का एक वचन बहुवचन सेम होता है, जैसे हमारा इक्विपमेंट हो गया, फर्नीचर हो गया, स्पीसीज हो गया, सीप हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, इनका एक वचन और बहुवचन एक जैसा होता है। तो ये हमारा हो गया सिंगुलर से हम प्लूरल कैसे बनाते हैं। उदाहरण से समझते हैं, जैसे आई एम बियरिंग ए हैट, तो यहाँ पे जो हैट है ये हमारा सिंगुलर है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि मैं जो है एक हैट पहन के रखा हूं, एक टोपी मैंने पहन रखी है। अगला उदाहरण लेते हैं, देयर मस्ट बी ओवर 100 हैट्स इन द शॉप, मतलब दुकान में सैकड़ों जो है टोपियां होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो हैट्स शब्द है ये हमारा प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है। इसी तरह एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, ए काऊ ईट्स ग्रास, गाय जो है घास खाती है। तो यहाँ पे काऊ जो है ये हमारा सिंगुलर है, क्योंकि एक ही गाय की बात हो रही है। अगला उदाहरण है, काउज ईट ग्रास, बहुत सारी गायें जो हैं घास खाती हैं। तो यहाँ पे जो काउज है ये हमारा प्लूरल है, बहुवचन है, क्योंकि ये कई गायों की बात कर रहा है। अगला उदाहरण लेते हैं, वी सॉ ए ब्यूटीफुल डियर एट द ज़ू, हमने चिड़ियाघर में सुंदर हिरन देखा। तो यहाँ पे एक ही हिरन की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे डियर जो है ये सिंगुलर है। अगला लिखा है एग्जाम्पल, द डियर आर रनिंग फ्रॉम चीताज, हिरन जो है वो चीता से डर के भाग रहे हैं। तो यहाँ पे जो डियर का प्रयोग हुआ है ये हमारा सेवरल डियर्स यानी कि कई सारे डियर के लिए प्रयोग हुआ है, कई सारे हिरनों के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए ये हमारा बहुवचन है। तो इस तरह जो है हम सेंटेंसेस यानी कि वाक्यों में सिंगुलर और प्लूरल शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है नाउन यानी कि संज्ञा। संज्ञा क्या होता है? बेसिक जो डेफिनेशन होती है, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को जो है हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की तरह उपयोग में लाए जाने वाले अधिकांश शब्दों को अलग से पहचाना जा सकता है, जैसे राम, बॉय, गुलाब, हाउस, ये सब जो है हमारे संज्ञा यानी कि नाउन के उदाहरण हैं। आगे हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण समझने के लिए हम सबसे पहले अपने आसपास की चीजों को देखते हैं, यानी कि जैसे हमारा घर है, घर में वॉल हो गई, डोर यानी दरवाजे, विंडो, खिड़कियां, क्लॉक, घड़ी, बल्ब, स्टोव, चेयर, बेड, ये सब हमारा नाउन हो गया। हमारा क्लासरूम यानी जहां हम पढ़ाई करते हैं वहां पे क्या क्या है हमारे नाउन के उदाहरण? चेयर, टेबल, बेंच, डेस्क, ब्लैक बोर्ड, फैन, लाइट,
चाक पीस, पेन, नोटबुक, ये हमारा नाउन के उदाहरण हैं। इसी तरह जब हम खेलने जाते हैं प्लेग्राउंड में, वहां पे क्या क्या है, बैट है, बॉल है, रिंग है, स्कीपिंग रोप है, नेट है, डिस्कस, जेवलिन, ग्लव्स, स्टिक, ये सब हमारा नाउन के उदाहरण हैं। लोगों के नाम भी होते हैं उदाहरण, तो उसके बारे में जैसे कॉमन नाम जो होते हैं जैसे पुलिस, टीचर, कंडक्टर, मिनिस्टर, ट्रेनी, ट्रेनीज, तो ये सब हमारा नाउन के उदाहरण है जो कॉमन नेम सबके लिए यूज होते हैं। स्पेसिफिक मतलब किसी व्यक्ति विशेष का जो नाम होता है, जैसे रहीम, लेखा, सिद्धू, फुलमान, परवीन, हर्ष, कैफ, गिरिजा, तो ये सब जो है हमारा नाउन के उदाहरण हैं। इसी तरह प्लेस में जैसे कंट्रीज के नाम हो गए, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, बेल्जियम, ये सब हमारा नाउन का उदाहरण है। स्टेट्स में तेलंगाना, सिक्किम, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरला, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सब हमारा स्टेट के नाम है। सिटीज में चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, श्रीनगर, इसी तरह टाउन्स हैं, देवगिरी, शिलोंग, ये सब हमारे टाउन यानी कि शहर के नाम हैं। इसी तरह जो लोकलिटीज होती हैं यानी कि अपनी लोकल मार्केट, वो भी हमारे नाउन के उदाहरण होते हैं। आइडियाज भी यानी कि कोई चीज जैसे कंबशन है, कंडक्शन है, रेडिएशन है, फॉर्मेंटेशन है, कॉन्फ्रेंस है, ये सब हमारा नाउन का उदाहरण होता है। नाउन के उदाहरण हम लोग वाक्यों में जानते हैं। ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, तो इसमें स्कूल जो है नाउन है। माई फादर इज ए टीचर, मेरे पिताजी अध्यापक हैं, तो यहाँ पे जो टीचर है ये नाउन है। आई एम रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे बुक जो है नाउन है। माई मदर इज कुकिंग फूड, तो यहाँ पे फूड जो है ये संज्ञा यानी कि नाउन है। अब हम लोग एडजेक्टिव के बारे में जानते हैं। एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब, पॉइंट आउट और स्पेसिफाई द नंबर ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग स्पेसिफाइड इन ए नाउन। यानी कि विशेषण एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा द्वारा दर्शाए गए व्यक्ति, पशु, स्थान या वस्तु का विवरण करता है या उसकी ओर इशारा करता है या उनकी संख्या बताता है। एडजेक्टिव किसी नाउन के साथ जोड़कर उसके अर्थ में कुछ वृद्धि के उद्देश्य से प्रयोग किया जाता है। एडजेक्टिव का प्रमुख उद्देश्य नाउन द्वारा उल्लेखित व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु का वर्णन करना होता है। एग्जाम्पल, ही इज ए लेजी बॉय, मतलब वह एक आलसी लड़का है। तो यहाँ पे जो लेजी शब्द है ये बॉय के बारे में जानकारी देता है कि लड़का जो है ये आलसी है। लेजी शब्द जो है ये हमारा एडजेक्टिव है। तो ये हमारा हो गया एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव हमारे 5 प्रकार के होते हैं। एडजेक्टिव के उदाहरण जानते हैं, जैसे लेजी हो गया, सेल्फिश हो गया, बैड टेम्पर्ड, पोलाइट, रूड, बॉसी, क्वाइट, इजी गोइंग, टाइडी, मेसी, ये सब हमारे एडजेक्टिव के उदाहरण हैं। एडजेक्टिव को हम लोग उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण है, आई फील टायर्ड वर्किंग इन द गार्डन ऑल डे इज वेरी टायरिंग, मैं थक गया हूं, पूरे दिन गार्डन में काम करना थका देने वाला होता है। यहाँ पे टायर्ड शब्द जो है या टायरिंग शब्द जो है ये हमारा जो है एडजेक्टिव है, ये बता रहा है कि व्यक्ति जो है थक गया है। आई एम बोर्ड, दिस ग्रामर लेसन इज बोरिंग, मैं बोर हो गया हूं, ये ग्रामर का लेसन जो है वो बोरिंग हो गया है। तो यहाँ पे बोर्ड शब्द या बोरिंग शब्द ये हमारा एडजेक्टिव है। ये वाला उदाहरण मैंने जानबूझ के डाला है क्योंकि सीरियसली ये देखा जाए तो ग्रामर का जो लेसन होता है वो सच में बोरिंग होता है। फिलहाल आपको बोर नहीं होना है, आगे बढ़ते हैं। शी वॉज डिसपॉइंटेड, हर मैथ टेस्ट स्कोर वॉज डिसपॉइंटिंग, वह जो है दुखी थी क्योंकि उसका मैथ का जो टेस्ट है, टेस्ट में जो नंबर आए थे वो सही नहीं आए थे। तो यहाँ पे डिसपॉइंटेड या डिसपॉइंटिंग जो है एडजेक्टिव है। इसी तरह आई एम इंटरेस्टेड इन एंशियंट इजिप्ट, मैं पुराने जो है मिस्र में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे वहां पे रुचि है। आई थिंक एंशियंट इजिप्ट इज इंटरेस्टिंग, मुझे लगता है कि जो पुराना मिस्र है वो जो है बहुत ही ज्यादा रोचक है। तो यहाँ पे इंटरेस्टेड शब्द जो है ये हमारा एडजेक्टिव है। ही वॉज शॉक्ड, ही फाउंड योर बिहेवियर शॉकिंग, वह जो है बहुत आश्चर्यचकित था, शॉक था क्योंकि उसने आपका व्यवहार जो है बहुत अलग तरीके से पाया। तो इसमें शॉक्ड जो है ये हमारा एडजेक्टिव है। आई एम वेरी कंफ्यूज्ड बाय दिस फिल्म इज वेरी कंफ्यूजिंग, मतलब ये फिल्म बहुत कंफ्यूजिंग है, मैं बहुत कंफ्यूज हो गया हूं। तो यहाँ पे कंफ्यूज शब्द या कंफ्यूजिंग शब्द ये हमारा प्रोनाउन। टू इम्प्रूव द इम्पैक्ट ऑफ ए सेंटेंस बीइंग डिलीवर ऑफन द नाउन इज रिप्लेस्ड बाय ए वर्ड ऑफ अनदर पार्ट ऑफ स्पीच, दिस वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी कि संज्ञा के स्थान पे हम कभी कभी कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं जिन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोनाउन होता है हमारा जो, वो हमारा नाउन को रिप्लेस करता है, यानी कि उसकी जगह जो है लिखा जाता है। अभी तक हमने जाना जो प्रोनाउन होता है वो नाउन के स्थान पे प्रयोग किया जाता है। उसके उदाहरण
जैसे ही हो गया, सी हो गया, यू हो गया, मी, बी, दे, अस, इट, इस तरह जो है ये हमारे सारे प्रोनाउन के उदाहरण हैं। अब इसको सेंटेंस में देखते हैं। जैसे कुमार इज पेस्टिंग द स्टिकर्स ऑन द बॉक्स, ही इज बिजी। कुमार जो है बॉक्स पे स्टिकर लगा रहा है, वह जो है व्यस्त है। तो यहाँ पे जहां पे ही लिखा हुआ है इसकी जगह जो है कुमार भी लिखा जा सकता था। मतलब कुमार इज पेस्टिंग द स्टिकर्स ऑन द बॉक्स, कुमार इज बिजी, तो कुमार को हटा के उसकी जगह ही लगा दिया गया। तो इसको हम बोलेंगे प्रोनाउन का प्रयोग। इसी तरह काजोल इज वॉकिंग, काजोल जो है टहल रही है। सी वांटेड टू बी इन द साइट, वो जो है साइट पे चाहती थी होना। तो यहाँ पे सी वांटेड टू बी इन द साइट, मतलब वो साइट पे होना चाहती थी। तो यहाँ पे सी का प्रयोग जो है ये प्रोनाउन की तरह किया गया है। यू मस्ट बी फास्टन द सेफ्टी बेल्ट वाइल ड्राइविंग इन द हाईवे। तो यहाँ पे यू का जो प्रयोग है ये किसी व्यक्ति के लिए किया गया है, यानी कि जब आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं तो आपको सीट बेल्ट लगा के रखनी चाहिए। तो यू शब्द जो है प्रोनाउन है। इसी तरह यहाँ पे कई उदाहरण दिए गए हैं। आई गेव मी द बंडल, आई विल लीव इन द स्टॉक रूम, वी कैन यूज गुड क्वालिटी स्टेनलेस स्टील क्लैम्प्स, हमें जो है अच्छी क्वालिटी के स्टेनलेस स्टील क्लैम्प का प्रयोग करना चाहिए। द स्टील रॉड्स हैव बीन पैक्ड, दे हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द वर्क साइट, मतलब स्टील रॉड को पैक कर दिया गया है, उन्हें जो है वर्क साइट पे जहां पे कार चल रहा है वहां पे ट्रांसपोर्ट करना, भेजना है। तो यहाँ पे दे शब्द जो है प्रोनाउन है। वर्ब यानी कि क्रिया। वर्ब इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। इट इज सो इंपॉर्टेंट दैट नो सेंटेंस कैन बी कंप्लीट विदाउट ए वर्ब। वर्ब की भूमिका किसी भी सेंटेंस में एक अहम होती है, क्योंकि वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बनता है, कोई भी वाक्य जो है नहीं बनता है। वर्ब इज दैट वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस दैट स्पेसिफाई द एक्शन टेकन और स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट वर्ब। यानी कि वर्ब जो है शब्दों का वह समूह है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में कुछ बताए या उसके द्वारा किए गए कार्य को प्रकट करता है। मतलब वर्ब जो है हमारा ये एक्शन शब्द है। वर्ब द्वारा हमें क्या जानकारी मिलती है? वर्ब हमें बताता है कि कोई वस्तु क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है। वह हमें बताता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ क्या हो रहा है। जो वर्ब होता है हमें बताता है किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति क्या है। तो ये हमारा वर्ब का काम होता है। हमें मतलब वर्ब के द्वारा हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। वर्ब के बारे में हम लोग उदाहरण से समझते हैं। वर्ब के उदाहरण है जैसे टहलना, दौड़ना, राइडिंग यानी कि साइकिल चलाना है, कोई चीज की सवारी करना, सिट डाउन, स्टैंड अप, बैठना, खड़े हो जाना, फाइट, लड़ना, ये सब हमारे वर्ब के उदाहरण दिए हुए हैं। यहाँ पे वॉक मतलब चलना, ये स्थिति बताता है कि व्यक्ति चल रहा है। सिट डाउन बैठा हुआ है। तो ये सब हमारे एक्शन है, मतलब कोई भी व्यक्ति या वस्तु क्या कर रहा है उसके बारे में बताता है। तो ये सारे हमारे वर्ब के उदाहरण दिए हुए हैं। फ्लाई, कट, थ्रो अवे, स्लीप, क्लोज, ओपन, राइट, गिव, जंप, ईट, ड्रिंक, कुक, वॉश, ये सब वर्ब के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं जिनमें जो है हमें वर्ब को ढूंढना है। तो मैं एक दो क्वेश्चंस में आपको बता दूंगा, बाकी आप लोग जो है वीडियो देखने के बाद खुद ही जो है आप इसमें वर्ब ढूंढिएगा कि कौन सी वर्ब इसमें हो सकती है। प्रत्येक सेंटेंस में वर्ब होती है यानी क्रिया होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहला है द इंस्ट्रक्टर ऑपरेट्स द मशीन, यानी कि इंस्ट्रक्टर जो है मशीन चलाता है। यहाँ पे ऑपरेट्स हमारी वर्ब है। राघव गेव मी ए गिफ्ट, राघव ने मुझे गिफ्ट दिया। यहाँ पे गेव शब्द जो है ये हमारी वर्ब है। इसी तरह एवरीवन वर्कड टुवर्ड्स डेवलपमेंट, प्रत्येक व्यक्ति ने डेवलपमेंट यानी कि विकास करने के लिए काम किया। तो यहाँ पे वर्क जो है ये हमारा वर्ब है। यहाँ पे भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनमें आपको जो है वर्ब जो है जो उचित है उसको भरना है। द प्लम्बर रिपेयरिंग द मोटर, प्लम्बर मोटर को रिपेयर कर रहा है। तो प्लम्बर जो है एक ही है, इसलिए यहाँ पे इज शब्द का प्रयोग होगा। प्लम्बर इज रिपेयरिंग द मोटर, ये हमारा सिंगुलर है प्लम्बर, तो यहाँ पे इज का प्रयोग होगा। इलेक्ट्रीशियंस हेल्प या हेल्प्स टू फिक्स इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम, मतलब जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं वो इलेक्ट्रिकल जो प्रॉब्लम आती है उनको सुधारते हैं। तो जो इलेक्ट्रीशियंस है ये बहुवचन है, मतलब जितने भी इलेक्ट्रीशियन है सबके बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे होगा हेल्प। द कारपेंटर आर या इज ए वेरी गुड क्राफ्टमैन, जो कारपेंटर होते हैं बहुत अच्छे जो है क्राफ्टमैन होते हैं। तो यहाँ पे आर होगा। द कारपेंटर आर वेरी गुड क्राफ्टमैन। इसी तरह आप लोग जो और उदाहरण दिए हुए इसमें जो है सही शब्द जो है चुन के भर लेंगे। एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण।
एडवर्ब शब्द भेद की श्रेणी को कहते हैं जिनसे वर्ब, एडजेक्टिव या अन्य एडवर्ब के अर्थ को सुधारते हुए उनकी विशेषता प्रकट की जाती है। जैसे एडजेक्टिव से किसी नाउन या प्रोनाउन के अर्थ में सुधार होता है, उसी तरह एडवर्ब से वर्ब, एडजेक्टिव या किसी अन्य एडवर्ब में सुधार होता है। इस चीज को हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। ही इज ए ब्यूटीफुल सिंगर, वह अच्छा गायक है। ही सिंग्स ब्यूटीफुली, वह अच्छा गाता है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल शब्द जो है ये हमारा एडजेक्टिव है और ब्यूटीफुली शब्द जो है ये हमारा एडवर्ब है, क्योंकि यह ब्यूटीफुली शब्द जो है एडजेक्टिव यानी कि ब्यूटीफुल की विशेषता को बताता है, तो इसलिए यह जो है एडवर्ब है। इसी तरह आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी इन माई न्यू जॉब, मैं अपनी नई जॉब में बहुत ज्यादा खुश हूँ। यहाँ पे हैप्पी शब्द जो है वो जो है एडजेक्टिव है, लेकिन एक्सट्रीमली जो है वो एडवर्ब है, क्योंकि वो खुश होने की सीमा बता रहा है, और ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ, तो ये हमारा एडवर्ब है। इट इज इनक्रेडिबली इजी टू मेक मिस्टेक व्हेन निटिंग, मतलब जब आप बुनाई कर रहे हैं तो जो है गलतियां करना बहुत ज्यादा आसान है, मतलब बहुत जल्दी गलतियां हो जाती हैं। तो यहाँ पे इनक्रेडिबली जो है ये हमारा एडवर्ब है। तो इस तरह यहाँ पे कई उदाहरण दिए हुए हैं जिनको आप जो है एडवर्ब और एडजेक्टिव में देख सकते हैं। टेंस यानी कि काल। टेंस रिफर्स टू द फॉर्म ऑफ वर्ब इन ए सेंटेंस टू इंडिकेट द कनेक्शन टू द टाइम ऑफ एक्शन और वर्ब स्टेट बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय द वर्ब। काल वाक्य में क्रिया का वह रूप है जिससे पता चलता है कि चर्चा किए जा रहे कार्य या अवस्था का समय के साथ क्या रिश्ता है। यानी कि टेंस जो है हमें बताता है कि जो हमने कार्य किया है यानी कि जो एक्शन हुआ है वो कब हुआ है। जो हमारा टेंस होता है वो 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल मतलब जो अभी हो रहा है, भूतकाल मतलब जो हो चुका है और भविष्य काल मतलब जो होने वाला है। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को उदाहरण से समझते हैं। प्रेजेंट टेंस का मतलब है दैट इज हैपनिंग राइट नाउ या इन प्रोग्रेस, मतलब जो चीज हो रही है या प्रगति पर है। जैसे आई एम ईटिंग द एप्पल, मैं जो है सेब खा रहा हूं, तो जो है ये प्रेजेंट टेंस है। एक्शन कंप्लीटेड इज पास्ट टेंस, मतलब जो क्रिया जो है पूरी हो गई है वो पास्ट टेंस होता है। जैसे आई एट द एप्पल, मैंने सेब खाया, तो इसका मतलब ये है कि सेब मैं पहले ही खा चुका हूं, तो ये हमारा पास्ट टेंस है। इसको हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारा प्रेजेंट टेंस का मतलब ये है जो अभी हो रहा है, तो पास्ट टेंस पहले होता है और फ्यूचर टेंस जो भविष्य में आने वाला होता है। प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस जो है जो हम बनाते हैं उसके लिए कई बार हम सिर्फ ईडी लगा देते हैं, कई बार डी लगाते हैं, कई बार आईईडी लगाते हैं या कई बार ईडी लगाते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस बनाते हैं। जैसे रिपेयर मतलब रिपेयर करना, रिपेयर्ड मतलब रिपेयर हो गया। इंक्रीज माने बढ़ाना, इंक्रीज्ड माने बढ़ गया। अप्लाई, अप्लाई मतलब किसी फॉर्म के लिए मान लो अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइड माने अप्लाई कर चुके हैं। इस तरह जो है प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस बनाते हैं। इसी तरह प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस के कुछ फॉर्म दिए हुए, जैसे बिल्ड का बिल्ट होता है, राइज का रोज होता है, गिव का गेव होता है, ड्राइव का ड्रोव होता है, डू का डिड होता है, बाई का बॉट होता है, गो का बेंट होता है। कुछ चीजों में प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस एक ही जैसे रहते हैं, जैसे फिट का फिट होगा, सेड का सेड होगा, हिट का हिट होगा, इस तरह सेट का सेट होगा। तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दोनों एक ही जैसा होता है। पंक्चुएशन, पंक्चुएशन का मतलब होता है जो हमारे वाक्य होते हैं कई बार वो अलग अलग होते हैं, तो उनके बीच में जो पूर्ण विराम लगता है, उनके बीच में जो कॉमा लगता है, उनके बीच में जो क्वेश्चन मार्क लगते हैं वो कहाँ और कैसे लगते हैं, इसके बारे में भी हमें जानकारी होना आवश्यक है। तो इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। पंक्चुएशन मार्क, जैसे हमारा कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ लिखा जाता है, तो यूज्ड टू बिगिन ए सेंटेंस, यूज्ड फॉर नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। यानी कि जब हम किसी भी वाक्य या सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो जो पहला अक्षर लिखते हैं वो कैपिटल लेटर में लिखते हैं। इसके अलावा किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का, किसी वस्तु का या किसी आइडिया का जो नाम होता है वो हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जैसे रेन डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स, मतलब वर्षा ने फसल को बर्बाद कर दिया, तो यहाँ पे रेन जो है कैपिटल लेटर में है। रहीम बेंगलुरु, यानी कि ये नाम है हमारे इसलिए ये कैपिटल लेटर में है। कंप्यूटर, बिल्डिंग, ये भी हमारा नाम है तो ये भी हमारा कैपिटल लेटर में है। ये हमारा थिंग यानी वस्तुओं के नाम है। इसी तरह हम लोग फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं कब, यूज्ड एट द एंड ऑफ कंप्लीटेड सेंटेंस, मतलब जो हमारा वाक्य पूरा हो जाता है उसके बाद में जो है इसका प्रयोग करते हैं। ही कंप्लीटेड हिज ऑल वर्क, ही कंप्लीटेड ऑल हिज वर्क, उसने अपना पूरा कार्य जो है कर लिया। तो यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हैं फुल स्टॉप ऐसे लगाया गया है। कॉमा कब लगाते हैं, यूज्ड टू सेपरेट पार्ट्स ऑफ ए डेट और सेंटेंस,
मतलब किसी वाक्य का कुछ भाग जो है अलग करना है तो उसके लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं, या कोई डेट हमें अलग से लिखनी है तो उसके लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं। इट कैन आल्सो बी यूज टू सेपरेट आइटम्स इन ए लिस्ट, मतलब एक लिस्ट है जिसमें बहुत सारे आइटम लिखे हुए हैं तो उन आइटम्स को अलग अलग जानने के लिए भी कॉमा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जून 26 2019, तो यहाँ पे जून 26 के बाद इस तरह कॉमा लगा हुआ है, तो ये हमारा जो है डेट के बाद जो है अलग करने के लिए इसको लगाया गया। इसी तरह बी बॉट नट्स बोल्ट स्क्रूज एंड नेल्स, मतलब इतना सारा सामान हमने खरीदा, स्क्रू नट बोल्ट, तो इसके बीच में कॉमा लगा दिया गया, तो इस तरह ये कॉमा का प्रयोग होता है। अगला है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कब करते हैं? यूज टू एंड सेंटेंस दैट आस्क ए क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क का प्रयोग वहां करते हैं जहां पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे व्हाट इज द डे टुडे, आज क्या डेट है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। मतलब ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं जहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग कुछ उदाहरण से देखते हैं। आई बॉट एप्पल्स मैंगोज एंड ग्रेप्स फ्रॉम द शॉप, मैंने दुकान से सेब आम और अंगूर खरीदा। तो यहाँ पे एप्पल और मैंगोज जो है यहाँ पे और यहाँ पे इनके बीच में कोई कॉमा नहीं है, यानी कि इनके बीच में ऐसे एक कॉमा लगा देंगे तो ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन है द बॉक्स इज फुल ऑफ नट्स बोल्ट स्क्रूज एंड नेल्स, तो यहाँ पे नट्स पे यहाँ कॉमा लगेगा, बोल्ट्स पे कॉमा लगेगा, तो ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा। इसी तरह जो है द कंपनी विल वर्क ऑन 6th, 7th, 11th एंड 12th ऑफ दिस मंथ, तो यहाँ पे 6th और 7th के बाद कॉमा जो है नहीं लगा हुआ है, इसको लगा देंगे। इस तरह जो है हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। ग्रीटिंग एंड सेल्फ इंट्रोडक्शन, यानी कि किसी को ग्रीट करना और अपना जो है परिचय देना। ग्रीटिंग आर ए पोलाइट वे ऑफ स्टार्टिंग कन्वर्सेशन, मतलब ग्रीटिंग का प्रयोग हम लोग किसी भी समय बातचीत को शुरू करने से पहले करते हैं। ग्रीटिंग का मतलब यह है जैसे हम किसी से हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग करते हैं, ये हमारा ग्रीटिंग में आता है। वी ग्रीट समवन व्हेन वी मीट देम, हाउ वी ग्रीट देम डिपेंड्स ऑन द पर्सन, सिचुएशन एंड लेवल, मतलब हम जब किसी से बातचीत करना शुरू करते हैं तो हम उससे ग्रीटिंग करते हैं, नहीं उसको हाय हेलो बोलते हैं, लेकिन किससे क्या बोलना है यह आदमी पे डिपेंड करता है, वो हमसे सीनियर है, जूनियर है, हमारा उसका रिश्ता क्या है, इस तरह जो है इन सब चीज़ों पे ये निर्भर करता है। ग्रीटिंग हमारी दो तरह से होती है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रीटिंग, इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में जानेंगे। We may meet different people at different point in the time, sharing information about ourselves when we meet people for the first time depending on the context is called self introduction, मतलब हम लोग अलग अलग लोगों से अलग अलग टाइम पे मिलते हैं। जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो अपने बारे में उसको परिचय देने को हम कहते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन। ग्रीटिंग इन इंग्लिश, इंग्लिश में ग्रीटिंग कैसे करते हैं, जैसे हम लोग गुड मॉर्निंग करते हैं, गुड आफ्टरनून करते हैं, गुड इवनिंग करते हैं, गुड नाइट कहते हैं, ये हमारा जो है ग्रीटिंग होता है। फॉर्मल ग्रीटिंग्स आर यूज्ड व्हेन यू मीट समवन न्यू ओल्डर इन एज, समवन ए हायर पोजीशन देन यू। फॉर्मल ग्रीटिंग होती है, मतलब किसी को हम फॉर्मल ग्रीटिंग तब करते हैं जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो हमसे ओहदे में ऊंचा हो, उम्र में बड़ा हो, ऐसे लोगों से हम लोग फॉर्मल ग्रीटिंग करते हैं। बिजनेस मीटिंग या जॉब इंटरव्यू हो, कम्युनिकेटिंग विद हायर ऑफिशियल्स, मतलब ऑफिस में जो हायर पोजीशन पे हैं उनसे जब हम बातचीत करते हैं। एग्जिबिटिंग रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, अपने से जो बड़े हैं उनको हम रिस्पेक्ट व्यक्त करने के लिए उनको बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, ऐसे टाइप का ग्रीटिंग करते हैं। मीटिंग पीपल वी डू नॉट नो वेल, या फिर हम जिनको अच्छे तरीके से जानते नहीं हैं उनसे हम पहली बार मिल रहे हैं तो उनसे हम इस तरह का जो है जेस्चर अपनाते हैं। मीटिंग न्यू कलीग्स, यानी कि नए जो सहपाठी लोग हैं उनसे मिलते हैं तभी हम लोग एक फॉर्मल ग्रीटिंग करते हैं। क्या क्या चीज़ें करते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ये हमारा फॉर्मल सिचुएशन में करते हैं। किसके साथ? कलीग्स, बिजनेस क्लाइंट, फॉर्मल रिलेशनशिप, नए पड़ोसी, सुपरवाइजर जो ऑफिस में होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं उनके साथ, ठीक है। और फिर कई बार हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, किसी का नाम लेके मिस्टर ये, तो उसका होता है फॉर्मल सिचुएशन में, लेकिन अगर हम किसी को जानते हैं तब उसको नाम के साथ बोलते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग, हमारे कोई सीनियर है तो उनको जो है गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो उसमें अगर हम पहले से जानते हैं तो उनका नाम लेके भी बोलते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन, ये तब बोलते हैं जब हम बहुत सारे लोगों को एक साथ बोलना होता है मीटिंग में, वहाँ पे। हेलो, हाउ डू यू डू, तो जो है जब किसी से हम फर्स्ट टाइम मिलते हैं बिजनेस मीटिंग में तो उससे हम बोलते हैं आप क्या कैसे हैं, तो हाउ डू यू डू। नाइस टू मीट यू, प्लीज टू मीट यू, ये फॉर्मल सिचुएशन में जब किसी से हम पहली बार मिलते हैं तब हम प्रयोग करते हैं। हाउ आर यू, ये जो है एक फॉर्मल मीटिंग होती है, जैसे कोई मीटिंग हो रही है वहाँ पे फॉर्मल जो है सिचुएशन में ये हम प्रयोग करते हैं।
इनफॉर्मल ग्रीटिंग का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब हम लोग मीट फ्रेंड्स यानी कि अपने दोस्तों से मिलते हैं, सेम एज ग्रुप के लोगों से मिलते हैं, तो वहां पे हम इनफॉर्मल ग्रीटिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे हेलो, हाय, हाउ आर यू डूइंग, हाउ हैव यू बीन, हाउ आर थिंग्स गोइंग। ये मतलब एक नॉर्मल तरीका होता है जैसे हम दोस्तों से बातचीत करते हैं। इसमें जो है रिस्पेक्ट उतना नहीं रहता है। हेलो, हाय, फाइन, थैंक यू, ऐसे टाइप का हम लोग बोलते हैं, तो ये हमारा इनफॉर्मल ग्रीटिंग होता है, फॉर्मल ग्रीटिंग नहीं है। सेल्फ इंट्रोडक्शन, व्हेन यू मीट समवन न्यू यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बाय टेलिंग देम। मतलब आप जब किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो आप उनको अपने बारे में परिचय देते हैं। परिचय में क्या क्या बताते हैं? व्हाट इज योर नेम, मतलब आपका नाम क्या है। वेयर यू केम फ्रॉम, मतलब आप कहाँ से आए हैं। वेयर आर स्टडिंग, आप कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। वेयर यू आर, कहाँ काम करते हैं। व्हाट यू लाइक टू डू, आप क्या करना पसंद करते हैं। मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन। उदाहरण के लिए, माई नेम इज जॉर्ज, मेरा नाम जॉर्ज है। आई एम फ्रॉम गोवा, मैं गोवा से हूँ। आई एम रेजिडेंशियल इलेक्ट्रीशियन, मतलब मैं घर घर जाके विद्युत वाला काम करता हूँ। आई इंस्पेक्ट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स फॉर सेफ्टी, मैं सुरक्षा के लिए विद्युत उपकरणों की जांच करता हूँ। आई लाइक इंस्टॉलिंग वायरिंग एंड लाइटिंग एट होम, यानी कि मैं घर पे वायरिंग करना और लाइट को लगाना पसंद करता हूँ। आई फाइंड माई जॉब वेरी एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग, मतलब मैं अपनी जॉब से बहुत ही खुश हूँ और ये मेरी जॉब बहुत एक्साइटिंग है, इंटरेस्टिंग है। तो ये हो गया जनरल इंट्रोडक्शन अपने बारे में। क्वेश्चन क्या होता है? ए क्वेश्चन इज यूज्ड टू सीक इन्फॉर्मेशन, मतलब हमें कोई जानकारी चाहिए होती है तब हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं। जब हमें कोई डाउट होता है मन में, उसके बारे में क्लैरिटी चाहिए होती है, तो वो हम क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन का हमें रिस्पॉन्स मिलता है, या तो हमें एस में मिलता है या तो हमें नो में मिलता है। जैसे जो है हम पूछ रहे हैं एम आई सेफ नाउ, तो इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्या होगा? क्या मैं सुरक्षित हूँ? तो इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा यस यू आर, हाँ तुम हो। नो यू आर नॉट, नहीं तुम नहीं हो, अगर इसका निगेटिव रिस्पॉन्स होगा। इस तरह जो है क्वेश्चन में या तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है या तो निगेटिव रिस्पॉन्स होता है। ITI स्टडी सेंटर की वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी और हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस लाइक व शेयर कीजिए। धन्यवाद।